Hello students, today we'll continue with Geography Chapter 1 Resources and Development. In the last lecture we had done what are resources and we had done the classification of the resources and what are the different types of resources which are available. Today we'll continue with the chapter. We'll start the topic development of resources. Now resources are considered very vital for ह्यूमन सर्वाइवल. अभी अबायोटिक कंपोनेंट्स ही ले लो रिसोर्सेज के, जैसे कि एयर है, विंड है, लैंड है, ये सारे हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और जो रिसोर्सेज है उन्हें हमेशा नेचर के फ्री गिफ्ट्स माना गया है, राइट. दे आर अवेलेबल फ्रीली विदाउट एनी कॉस्ट. तो ह्यूमंस ने क्या किया है, उन्हें बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया है, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते रहे, बिना सोचे समझे यूज़ करते गए. तो अभी ये बिना सोचे समझे इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करने की वजह से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है जो उठ के आए थे. फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम वाज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज कम होने लगे थे. तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल्स. मतलब जितने पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है ऑफकोर्स, तो जितना हम पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है हमारा, उतना ही रिसोर्सेज कम होता जा रहा है. द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स. जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में ही आए हैं, यानी कि कुछ लोग ही उसे एक्सेस कर सकते हैं, इसे यूज़ करके आगे जाके उसको प्रोसेस कर सकते हैं. तो इस वजह से क्या हुआ है, जब ये सिर्फ कुछ लोगों के एक्सेसिबिलिटी में आता है तो क्या होता है, सोसाइटी जो है जिसमें लोग रहते हैं वो डिवाइड हो जाती है इनटू टू सेगमेंट्स, एक हैव्स और एक हैव्स नॉट. हैव वो लोग हैं जिनको सब कुछ मिल जाता है तो वो रिच होते हैं, और हैव नॉट्स वो है जो जिनको नहीं मिलता है, कुछ एक्सेस नहीं रहता है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो पुअर हो जाते हैं. तो ये एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती है रिसोर्सेज की, तो सोसाइटी भी डिवाइड हो जाती है इनटू रिच एंड पुअर. Then the third problem is indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis. मतलब ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट यूज़, एक्सप्लॉयटेशन मतलब हम लोग कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, तो रिसोर्सेज का इतना यूज़ होता है कि क्या हो गया उसमें, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस. ग्लोबल यानी कि इंटरनेशनली, ओके, पूरे वर्ल्ड में रिसोर्सेज की कमी हो गई है, क्राइसिस हो गई है. सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन. अभी ये ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या है, यानी कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है. अभी ये इकोलॉजिकल क्राइसिस है, जैसे कि एनवायरनमेंट को नुकसान कैसे पहुंच रहा है, बाय ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन. यू नो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जब एटमॉस्फेयर में हीट जो है वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से आइस जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, तो दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन. यू नो देयर इज़ एन ओजोन लेयर अराउंड द एटमॉस्फेयर विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ. तो वो जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे थिन होता जा रहा है. फिर है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. ऑफकोर्स एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है और लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है. तो ये इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, मेजर प्रॉब्लम्स है जो रिसोर्स डेवलपमेंट में आती है. देन एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रिसोर्सेज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ताकि लाइफ और ग्लोबल पीस ये दोनों भी अच्छे से, ताकि ये दोनों चीज़ अचीव करी जा सके. Now because of these reasons resource planning is very essential, so that there is sustainable existence of all forms of life. Now sustainable existence is a component of sustainable development. सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस यानी कि सस्टेनेबिलिटी के साथ एग्जिस्ट करना, एनवायरनमेंट को बिना हार्म करे डेवलप होना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट है ऑफ डेवलपमेंट. फर्स्ट सी द
definition of sustainable development. It means sustainable development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generations. मतलब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन एनवायरनमेंट को विदाउट डैमेज किए, और जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि उनके लिए उनके टाइम में कुछ भी उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े उनके नीड्स के साथ. ओके, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ हियर वील टॉक अबाउट द समिट, अर्थ समिट, इंटरनेशनल अर्थ समिट, जो 1992 में साइन हुआ था इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील. अभी इस समिट में एक कन्वेंशन साइन हुआ था. अभी ये मीटिंग जो हुआ था वो एड्रेस करने के लिए हुआ था प्रॉब्लम्स जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर है एट ग्लोबल लेवल. मतलब इंटरनेशनली जो प्रॉब्लम्स होते हैं एनवायरनमेंट को लेके वो सारे यहाँ पे डिस्कस हुए थे, और जितने भी लोग आए थे वहाँ पे मोर देन 100 हेड्स आए थे, यानी कि 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, मतलब बहुत से स्टेट्स के हेड्स आए थे वहाँ पे इस मीटिंग में. अब ये जो लीडर्स आए थे दे साइन द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो ये डिक्लेरेशन उन्होंने साइन किया था. अभी जो रियो कन्वेंशन है जिसे हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, उन्होंने कुछ ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल अडेप्ट किए थे, एंड दे अडेप्टेड द एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ व्हाट इज़ एजेंडा 21? ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो इन द 21st सेंचुरी. नाउ विल सी व्हाट इज़ एजेंडा 21. नाउ योर एजेंडा 21 मीन्स इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स. तो एक डिक्लेरेशन है जो साइन किया गया था बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. तो UNCED में ये 1992 में ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था, जो कि रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था, ब्राज़ील में. Now what was its aim? Its aim was at achieving global sustainable development. मतलब पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट होना चाहिए बट इंक्लूडिंग सस्टेनेबिलिटी, यानी कि एनवायरनमेंट को बिना हार्म किए. इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन. तो इन सारी चीज़ों पे उन लोग ज़्यादा फोकस कर रहे थे. दैट इज़ पॉवर्टी, एनवायरमेंटल डैमेज कम होना चाहिए, डिजीज़ कम होना चाहिए थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, यानी कि सब लोग इसमें मिल के कोऑपरेट करके काम करेंगे ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें शेयर करेंगे. वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा 21. तो यहाँ का एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये था एजेंडा 21 का कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उन लोग अपना खुद का एक लोकल एजेंडा बनाना चाहिए, एजेंडा 21, ताकि हर एक गवर्नमेंट, हर एक कंट्री, हर एक स्टेट अपना अपना एजेंडा ये मेन रखे, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है. नाउ वी कम टू द टॉपिक रिसोर्स प्लानिंग. अभी रिसोर्स प्लानिंग यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास या फिर हमारे एरिया में, कंट्री में जो भी अवेलेबल है उसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ यूज़ करना. अभी इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया आवर कंट्री, तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कुछ जगहों पे एक रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, कुछ जगहों पे एक रिसोर्स की डेफिशिएंसी है. जैसे कि इफ़ वी टॉक अबाउट राजस्थान को देखो, वहाँ पे डेजर्ट एरियाज़ है, यानी कि सोलर एनर्जी वहाँ पे बहुत अवेलेबल है, लेकिन उसे हार्नेस करने के लिए वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, और वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज भी उसकी भी कमी है. इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट.